जब हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं किसी एक जैसे जगह से दूसरी जगह पे, जब हम नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि आपने कोई अपने फ्रेंड को बात कहनी है, ठीक है? तो आप अपने मोबाइल के ज़रिए उसको कॉल करके उसको बात कह रहे हो। तो आप तो अपने फ्रेंड को नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे हो, पर वो किसके माध्यम से, कौन सा मीडियम है वो है मोबाइल। उससे आप कम्युनिकेशन वो है जो कर रहे हो, ठीक है? यानी कि एक नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना वो किसके ज़रिए होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड कॉमन विच मीन्स दैट ओपिनियन ऑफ समवन, ठीक है? देखिए, सिडनी जे हैरिस का कहना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपको मैं राइटर का ये बताता हूँ तो आपको ये पेपर में आ सकता है ऐसे, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे वो, ठीक है? The two words information and communication are often used in interchangeably but they signify quite different thing। अब देखिए, इनका कहना ये है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को क्या करते हैं कि जो है कई बार इंटरचेंजेबली, यानी कि होता क्या है कि कई बार इसको यूज़ हम कर लेते हैं वैसे ही, ठीक है? पर दोनों में डिफरेंट होता है काफ़ी हद तक, ठीक है? इंफॉर्मेशन इज़ गिवन आउट, कम्युनिकेशन इज़ गेटिंग थ्रू, ठीक है? इन्फॉर्मेशन क्या है? जो आपको इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना है वो आपको प्रदान की जाती है। कम्युनिकेशन क्या है? जो हम किस चीज़ से कोई चीज़ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन में दोनों ही जो चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्ट होती है। मान लीजिए आप टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया कि वो जीत चुके हैं, तो आपने वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे, आपने टीवी पे देखा होगा। तो वो आपको पता चल रहा था कि मोदी जी जीत चुके हैं। तो आपको कैसे पता चला? वो आपको दिया गया था टीवी के ज़रिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम अ, आपस में बातें करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हो, आवाज़ पहुंचा रहे हो, ठीक है? यानी कि ये मान के चलो कि जैसे टीवी से आपने ये पता चल गया, टीवी से, मोबाइल से आपको पता चल गया कि मोदी जी जीत गए हैं, ठीक है? तो आप वही न्यूज़ अपने फ्रेंड को सुना रहे हो फ़ोन करके। जब आप अपने फ्रेंड से बात करोगे, ठीक है, वो है कम्युनिकेशन। तो जो आपने टीवी या मोबाइल के ज़रिए प्राप्त किया है वो है इन्फॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स? अभी जैसे मैं आपको ये वीडियो करवा रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब कब होगा? जब आप मेरे को फ़ोन करोगे, ठीक है? जब मैं आपके सामने होऊंगा या आप मेरे को फ़ोन करोगे, वो क्या है? कम्युनिकेशन। अभी आपको क्या मिल रहा है? अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। Weber's dictionary as sending, giving, or exchanging information and ideas, which is often expressed नॉन वर्बली एंड वर्बली। अब देखिए, वेबर्स डिक्शनरी में क्या है, देखिए, जो हम नॉलेज को देते हैं, जैसे हम इंफॉर्मेशन को, आइडिया को जब हम एक्सचेंज करते हैं, जो देते हैं, तो वो होता क्या है? वो वर्बली और नॉन वर्बली दो तरीके का होता है। वर्बली में हम बोलते हैं, नॉन वर्बली में हम बोलते नहीं हैं, ठीक है? हम कई मैसेज ऐसे पहुंचाते हैं जिसमें हम बोलते नहीं हैं, ठीक है? तो देखिए, नेक्स्ट, अब हमने कम्युनिकेशन की अब हमने डेफिनेशन की थी। अब हम इसके करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या है कम्युनिकेशन की? सबसे पहली बात है कि कम्युनिकेशन इज़ असेंशियल ए टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। ये टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी से बात करोगे, आप अकेले तो बड़बड़ाओगे नहीं, है ना? लोग तो आपको पागल समझेंगे ऐसे अगर आप अकेले से बातें करोगे खुद से। जब आपके सामने कोई बैठा हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, भाई बहन से, माता पिता से, ठीक है, मदर फादर से बातें करोगे सामने बैठ के, तो वह है कम्युनिकेशन। तो वो है टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपको दोनों साइड से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है? आप किसी को फ़ोन करोगे, जैसे आप उससे बात करोगे, वो आपकी बातें सुनेगा, उसका जवाब भी देगा। वो क्या है? कम्युनिकेशन का टू वे प्रोसेस। यानी कि टू वे प्रोसेस क्या है? जब हम आइडिया को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, हमें दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो है टू वे प्रोसेस। द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, बेसिक पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? यानी कि बेसिक पर्पस क्या है? हम कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कि ताकि हमें जो चीज़ हमें जो समझ आ सके, हम जो चीज़ कहने जा रहे हैं वो समझाई जा सके, ठीक है? कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं? ताकि जब हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। अब आप देखिए, बिना बात से तो आप किसी से कम्युनिकेशन करोगे नहीं, है ना? बिना बात से तो आप किसी को फ़ोन करोगे नहीं,
तो अगर आपको कोई आपका गोल है, जैसे आपको अभी स्टडी मटेरियल लेना हो तो आप मेरे को फ़ोन करोगे, बिना बात से फ़ोन थोड़ी करोगे, है ना फ्रेंड्स। तो वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है? इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सेंडर एंड रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या है, सेंडर और रिसीवर दोनों होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, देखिए फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के जरिए क्या दिया जाता है, कम्युनिकेशन के जरिए दी जाती है इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपने जैसे किसी को फ़ोन लगाया तो आप क्या हो, सेंडर, यानी कि जो मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है। यानी कि आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजना है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो कल की छुट्टी है, ठीक है, कल आपके कॉलेज में हॉलीडे है, तो आपने अपने फ्रेंड्स को बताना है, अपने दोस्त को बताना है कि कल कॉलेज में छुट्टी है। तो आप अपने दोस्त को मैसेज देने जा रहे हो, फ़ोन करके बता रहे हो कि कल छुट्टी है, ठीक है। तो होगा क्या उसमें कि आप जैसे फ़ोन करोगे तो आप क्या होगे, सेंडर, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप होगे सेंडर। अब जो आपका दोस्त बात करेगा तो वो क्या है, वो है रिसीवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उसे कहते हैं सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने वाला या उसको लेने वाला होता है रिसीवर, ठीक है। आप हुए सेंडर, आपका दोस्त हुआ रिसीवर। तो उसके बाद जो तो आपने क्या दिया उसको, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी, उसने क्या लिया, उसने इन्फॉर्मेशन ली, किसके जरिए ली, कम्युनिकेशन के जरिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के जरिए क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, ठीक है फ्रेंड्स। आपके घर में टेलीफोन जैसे है, जैसे पहले ज़माने में टेलीफोन लगा करते थे, टेलीफोन का जो जिससे हम पकड़ के बात कर रहे थे उसे रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। इनके आप मैसेज रिसीव कर रहे हो उसे। कम्युनिकेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन क्या है, ये कभी ना थमने वाला, कभी ना रुकने वाला क्या है, ये एक कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। ये लगातार चलता ही रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए अभी क्या है, कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप काम के लिहाज से भी बात कर सकते हो, आप बिना काम के भी फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको अपने दोस्तों की याद आए तो आप उनको वैसे बात कर सकते हो, तो वो इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। तो फॉर्मल में आपको मैसेज पहुंचा रहे हो तो ये। तो नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन की नेचर है क्या, ठीक है, यानी कि एक है क्या, देखिए इसकी प्रकृति क्या है, टू और मोर पर्सन। देखिए कम्युनिकेशन में क्या है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, पर्सन होने चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। सेंडर, हु सेंड द मैसेज। देखिए सेंडर, कम्युनिकेशन में सेंडर होना बहुत ज़रूरी है, बिना सेंडर के मैसेज कैसे दे पाओगे, तो इसलिए कम्युनिकेशन में सेंडर ज़रूरी है। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को पहुंचाता है। रिसीवर भी होना चाहिए, मैसेज पहुंचाने वाले तो है, पर को रिसीव करने वाले हैं तो क्या होगा, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा। टू वे प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हुज कंटिन्यूस फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स गलत लिखोगा, शेयरिंग नहीं शेयरिंग आएगा यहाँ पे, या कि यहाँ गलती लिखो गया। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आपस में जब बात करेंगे वो होगा टू वे प्रोसेस। तो ये लगातार इसमें फीडबैक मिलता रहता है। फीडबैक में होता है ना, जैसे आपको वही आपका फ्रेंड जो है बात करता है तो आप उसकी बात करते हो, वो हाँ हाँ कहता रहता है ना, तो वो क्या है, फीडबैक मिलता रहता है, ठीक है। कुछ देर ना बोले तो आपको ये लगेगा कि उसको आवाज़ पता नहीं पहुंच नहीं रही, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कुछ आप जिससे से बात करोगे तो आगे से आपको हाँ हाँ में जवाब देता रहेगा, तो वो क्या है, वो होगा कॉन्टीन्यूस फीडबैक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज इन इंक्लूड फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन एंड इमोशन आर ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। देखिए आप जो मैसेज पहुंचाने जा रहे हो वो मैसेज कई तरह का हो सकता है। आप जो उसको मैसेज में क्या है, मैसेज में फैक्ट है, मैसेज में आइडिया, मैसेज में ओपिनियन है, इन्फॉर्मेशन है, इमोशंस है। आप किसी को दुख भरा मैसेज सुनाओगे, है ना, दुख का मैसेज सुनाओगे आप किसी को कि आज ये हो गया, है ना, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो क्या है, ठीक है, वो रिसीवर को पहुंचेगा, उसमें क्या आपका इमोशंस है, ठीक है। आप मैसेज किसी को खुशी का सुनाओगे, जैसे आपके घर में किसी की शादी, आपके भाई बहन की शादी है किसी की, तो आप उसको मैसेज दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, मैसेज यानी कि कई तरीके का होता है। मैसेज में फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन सब कुछ होता है, ठीक है। जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसे मैसेज भी कहा जा सकता है, ठीक है।
इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। देखिए, कम्युनिकेशन इज एन इंटर डिसिप्लिनरी साइंस, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द सेवरल साइंसेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन क्या है, एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है, क्योंकि देखिए नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है कि नॉलेज तो कई सोर्स से प्राप्त की जाती है, कई सोर्स के से ली जाती है। ठीक है, आप ये देखिए कि एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें जिसमें ह्यूमंस की या ह्यूमंस बिहेवियर या सोसाइटीज़ की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। साइकोलॉजी जिसमें हम स्टडी ऑफ परसुएशन, परसेप्शन एंड एटीट्यूड, जब हम साइकोलॉजी देखते हैं ना कि साइकोलॉजिकल तौर पर के व्यक्ति कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, ये चीज़। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ द वोटिंग बिहेवियर। अब इसमें है क्या, देखिए अब इसमें है क्या कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जब हम देखिए अगर हम पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उससे अब अगर हमें कोई नॉलेज मिलती है, ठीक है, तो उससे हम कोई नॉलेज मिलती है तो दोस्तों में शेयर करते हैं। साइकोलॉजी से कोई नॉलेज मिलती है शेयर करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से मिलती है शेयर करते हैं। तो है क्या कि जो ये सारे कौन से सब्जेक्ट है, ये सारे साइंस के अंदर आएंगे। दुनिया का सबसे पहला सब्जेक्ट था फिलॉसफी, उसके बाद सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जो हम नॉलेज लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, तो वो साइंस के कई चीज़ों से, कई सब्जेक्ट से हम उसको लेते हैं। ठीक है, देखिए अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन में इज फ्लो अप टू डाउन। ठीक है, यानी कि आप देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन कौन सा है, जब एक मैनेजर अपने क्लर्क से बात करेगा, यानी कि हाई पोस्ट का आदमी किससे बात करेगा, अपने जूनियर लेवल से। ठीक है, डाउन टॉप क्या है, जब जूनियर लेवल का जो ऑफिसर है वो हायर लेवल ऑफिसर से बात करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस। देखिए कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस विच यूज एवरीवेयर थ्रू नेचर, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमंस। देखिए ये बात तो है नहीं कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। इंसानों के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा की भी और बर्ड्स के द्वारा भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी सारा ही जो है कम्युनिकेशन जो है वो सब में होता है। ठीक है, आपने जो पक्षी हैं, बर्ड्स, आपने उनको कौओं देखो कहाँ कहाँ करते हुए सुना होगा, चिड़िया को चहचहाते देखा होगा। ठीक है, इंसानों की तो आप बात ही छोड़ दो। ठीक है, वो तो कई तरह से कम्युनिकेशन करते ही हैं। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि वो सारे, ठीक है, वो सारे क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉगी है वह जैसे भौंक रहा है ना, तो आप देखना कि दूसरा कुत्ता चाहे दूसरी गली में वो भी भौंकेगा, क्योंकि वो उसे उसका जवाब दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सब में होता है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। मीडियम, देखिए देयर आर डिफरेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सच एज, देखिए इसमें काफ़ी कई तरह के मीडियम हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या देखेंगे हम, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स, इंटरनेट एटसेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इलेक्ट्रॉनिक आपको ये पूछ लेंगे जे, यानी कि जो टेलीफोन है वो किसके अंदर आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। प्रिंट मीडिया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जैसे हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं, वायर लगी होती ना, इंटरनेट भी हम जैसे वाईफाई का इस्तेमाल करें घर पे, या मोबाइल से बात करें, मोबाइल हमारा चार्जिंग होगा, तो ये कि वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आएगा ना। प्रिंट मीडिया में क्या है, जहाँ पे प्रिंट होगा चीज़ों का, तो उसमें क्या आएगा, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल। ठीक है, यानी कि अखबार, किताबें और रसाले। ऑडियो में क्या आएगा, ठीक है, रेडियो, वायरलेस, मोबाइल एंड टेलीफोन। ठीक है, देखिए मोबाइल जो टेलीफोन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ऑडियो में, दोनों में आएगा। ऑडियो विजुअल क्या है, जो आप चीज़ें देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, जैसे टेलीविज़न है उसमें आप चीज़ों को देखते हो, सुनते हो। सिनेमा है, ठीक है, आप उससे, ठीक है, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी इसमें आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए अंडरस्टैंडिंग द फीडबैक। अब देखिए कम्युनिकेशन में है क्या, अंडरस्टैंडिंग होती है और हमें फीडबैक है, यानी कि जब आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है, या आपको सामने बैठ के आप किसी से बात करते हो, ठीक है, मान लीजिए क्लास में एक टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप उसकी बातों को समझोगे। ठीक है, आप उसकी बातों को समझोगे, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अब आपको किसी चीज़ में डाउट है तो आप उसको, उसका क्वेश्चन का आंसर करोगे या कुछ करोगे, तो वो क्या होगा, फीडबैक। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग फीडबैक, परसुएडिंग
अदर्स एंड इलिसाइटिंग एक्शन। देखिए इसमें है क्या, बेसिक पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, कि ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। सिंपल सी बात फ्रेंड्स, आप यहाँ पे याद रखिए कि अंडरस्टैंडिंग एंड फीडबैक कम्युनिकेशन में होना बहुत ज़रूरी है, होता भी है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में अगर हमें कोई चीज़ समझ आती है तो हम उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, तो साथ में हम उसका जो अगर प्रतिक्रिया देते हैं कि हमें वो चीज़ समझ में आई कि नहीं, वो क्या है, फीडबैक। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चन भी करते हैं। अभी लेक्चर काफ़ी पड़ा हुआ है, आपको ये 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, तो आप इसको अंत तक पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको काफ़ी टॉपिक मैं कवर कर दूंगा कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन के करेक्टरिस्टिक्स इसमें से क्या है, ये जून 2015 क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई हैं। ठीक है, आप ये ऑप्शन एक बार पढ़ लो, ये भी पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ABC सही है, ABD सही है, BCD सही है, ABCD सही है। फ्रेंड्स देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो तकरीबन स्टूडेंट को वहाँ यहाँ पे क्या होता है कि बहुत दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते क्यों हैं? इसलिए आते हैं क्वेश्चन कि ताकि आपने कितना डीपली लेवल से पढ़ा है, आपने कितनी गहराई से पढ़ा है। ठीक है, इसलिए वो चेक करने के लिए आपको एक क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ABCD, यानी कि ये चारों को चारों ऑप्शन जो है वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रीसपोज। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए ये जनवरी 2017 का क्वेश्चन था। देखिए, नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी या अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 3 लिखोगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा है गलती से, तो 4 आएगा इसका। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री स्पोज का क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने किसी को कोई बात समझाई या आपको किसी ने बात समझाई, अगर आपके वो समझ में आ गई, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो वो कौन सा हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि जैसे आप ठीक है किसी बड़े बुजुर्ग की बात सुन रहे हो, वैसे आजकल आप सुनते तो हो नहीं किसी की बात, पर फिर भी आप किसी अपने दादा की या आप अपने पापा की, किसी की बड़े की बात अगर। कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फेज। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, ये चीज़ें आएंगी। इसमें क्या है, सेंडर है और इनकोडर, यानी कि जो सूचना देने वाला होता है, इन्फॉर्मेशन देने वाला, उसे सेंडर भी बोलते हैं, उसे इनकोडर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसे मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है चैनल, यानी कि जब आप किससे कैसे बात कर रहे हो, जैसे आपने किसी से फ़ोन पे बात करनी है, तो वो चैनल क्या है, वो माध्यम क्या है। ठीक है, आप फ़ोन का इस्तेमाल करोगे, वो क्या होगा, चैनल। रिसीवर क्या है, जो मैसेज को प्राप्त करने वाला। फीडबैक क्या है कि आपको मैसेज समझ में आया कि नहीं है, वह है फीडबैक। सेंडर और इनकोड, देखिए sender encoder, the first step is at level of communication, the sender encodes the message through select and formats the information to be conveyed। अब देखिए सेंडर एनकोडर क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये कि सेंडर एनकोडर वो होता है जो कम्युनिकेशन को बताता है, यानी कि जो मैसेज को पहुंचाता है, यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है उसे बोलते हैं सेंडर। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, तो वो है मैसेज। ठीक है, जिसमें आप कुछ वर्ड्स का, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चैनल। चैनल क्या है कि जब आपने कोई मैसेज पहुंचाना है तो वह किसके ज़रिए पहुंचाओगे, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स, लेटर, मेमो, रिपोर्ट, फेस टू फेस। आप माध्यम चूज़ करोगे कैसा है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ ये होती है। ठीक है, आप मैसेज ये नॉन वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से भी पहुँचा सकते हो। ठीक है, रिसीवर डिकोडर वही जो मैसेज को प्राप्त करने वाला वो होता है, रिसीवर या डिकोडर। आप सिंपल इतना याद रखो। नेक्स्ट है फीडबैक। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये है फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इज़ द रिसीवर रिस्पॉन्स टू द मैसेज। देखिए सेंडर से शुरू है, फीडबैक पे ख़त्म है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो बताइए कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी। ठीक है, आपको उसमें ढूंढना होगा। सेंडर से शुरू हो गए, फीडबैक पे ख़त्म होगा। फीडबैक हमारा सबसे लास्ट में ही आएगा। इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, दिस काइंड ऑफ फीडबैक इज फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन नॉन वर्बल। देखिए फीडबैक क्या है, फीडबैक में होता है ना कि जैसे आपने किसी से बात की, फ़ोन पे बात कर ली आपने किसी से, तो या आमने सामने बात की, आपको उसकी बात समझ में आई या आपको उसकी बात समझ में आई, तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फीडबैक में। ठीक है, जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
तो क्लास में पढ़ाने के दौरान जब उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर दी, शेयर करने के बाद जब वो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, तो सब कहते हैं यस सर या नो, ठीक है। तो उनका यस या नो बोलना क्या कहलाता है, वो कहलाएगा फीडबैक, ठीक है फ्रेंड्स। इन नॉन वर्बल फीडबैक, अब देखिए जैसे फीडबैक में तो हम मुंह से बोल देते हैं, अब वर्बल में तो हमने बोल दिया वैसे। अब देखिए नॉन वर्बल में क्या है, कई बार हम सर को हिला देते हैं अपने, ठीक है, स्माइल कर देते हैं, आंखें घुमा लेते हैं, तो वो क्या है, वो भी एक फीडबैक का तरीका है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए इसमें क्या है, ये जून 2013 क्वेश्चन है, उसमें आता है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाइए। देखिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ऊपर, देखिए कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज, आप चार ऑप्शन ये पढ़िए, उसमें देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसा लगा हुआ है। आप देखिए पहले कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर या इफेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट की देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एंड में आपको क्या यूज़ करना है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक यूज़ करना है। यहाँ पे फीडबैक की जगह पे इफेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, बात वही है, यानी कि आपको जो मैसेज हमने रिसीव किया, आपको इफेक्ट क्या रहा आपका, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, ठीक है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जनवरी 2017 का 2017 का क्वेश्चन था। नॉइस, ऑडियंस, क्रिटिकलिटी या फीडबैक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन क्या है, फीडबैक, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय, देखिए ये वही फिर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका देखिए चार ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। एक मिनट के, ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन सही है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होती है। देखिए द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिलोसफी। अब जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्ट्रक्चर पे या फिलोसफी पे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव स्मॉल लेवल ऑफ हायरार्की विच इज़ नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड बट इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन वेरियस लेवल ऑफ हायरार्की विच इज़ क्रिटिकल एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। देखिए है क्या, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे स्मॉल हायरार्की है, जहाँ पे क्या है कि आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, ठीक है, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती, ठीक है। अब हाई लेवल की देखिए लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहीं कहीं से, जैसे आप कहीं पर फ़ोन करो, ठीक है, तो जैसे आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन करोगे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। अब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कस्टमर केयर वाले बैठा रखे होते हैं, वो आपको पहले इतना तंग करते हैं, है ना। तो वही बात है, जैसे आप पहले सारी बात बता दो, फिर वो आगे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, आपको फिर से पूरी बात बतानी पड़ेगी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए अब हम जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, उसमें क्या है, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, देखिए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हमने देखा था ना वैसे ही कि जब हाई लेवल का, हाई पोस्ट का व्यक्ति, हाई पोस्ट का पर्सन जो लो पोस्ट ऑफिसर से बात करता है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई सीनियर है वो अपने जूनियर से बात करेगा, वो होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड क्या है, जब जूनियर सीनियर से बात करेगा, वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, इसको हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायगोनल और क्रॉस, ठीक है, देखिए चार तरह का है, देख लीजिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल और हॉरिजॉन्टल एक ही बात है, डायगोनल और क्रॉस, ठीक है। डाउनवर्ड तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ यहाँ पे कि वो कम्युनिकेशन है जो हाई लेवल का जो पर्सन है, ठीक है, इनकी जो सीनियर है वो जूनियर से बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड में क्या है कि जब क्या करते हैं कि जो लो लेवल, यानी कि जब जो जूनियर है वो सीनियर से बात करेंगे, वो क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है
लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ द सेम हियरकी लेवल और सेम स्टेटस। These channels are used for coordination of task, information sharing and conflict solution। देखिए, लेटरल या हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है डाउनवर्ड में सीनियर से जूनियर, यहाँ पे अपवर्ड में जूनियर से सीनियर। लेटरल में क्या है कि जब दो कलीग यानी कि दो सेम लेवल के या सेम स्टेटस के व्यक्ति आपस में कांटेक्ट करते हैं, वो है लेटरल या हॉरिजॉन्टल। ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, देखिए, व्हेन डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एट वेरियस कन्वे द मैसेज बियॉन्ड द बाउंड्रीज इज स्टेटमेंट टू बी क्रॉस बाय ए डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। जब देखिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब कॉन्टैक्ट किया जाता है तो वह है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। जब हम सेम डिपार्टमेंट सेम व्यक्ति से बात करेंगे, ठीक है, सेम व्यक्ति जो आपस में दोनों पर्सन जो आपस में सेम लेवल की बात करें वो है लेटरल। अब हम जब एक डिपार्टमेंट से या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे तो वो क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या है, देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो जानते हैं इनको। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट of words is structured and meaning manner. Sender communicates ideas or of thought the message received the through spoken or written form। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, इसमें जो वर्ड्स हैं उसका अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर वो देखा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम ये देखते हैं कि जो एक सेंडर के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है रिसीवर को वो कैसा है, वो बोल के भी हो सकता है यानी कि मौखिक, वो लिख कर या रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि जब हमें वर्बल कम्युनिकेशन करना हो तो हम बोल कर या लिख कर दोनों तरह से किसी को मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप टेलीफोन पर बात करिए, वो है ओरल कम्युनिकेशन। उसको आपको लेटर लिखना है तो वो है रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सी टाइप का, देखिए, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन या ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जब हम लिखकर किसी से अपने आइडिया को जो है वो बताते हैं, वो है रिटन कम्युनिकेशन। टू मेन प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग आर राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। देखिए, टू मेन प्रिंसिपल राइटिंग के क्या है, राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। यानी कि आप लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ बताना है, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। एंड कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है। यानी कि आप शॉर्ट में लिखिए और अच्छा लिखिए। ठीक है। आप ये अच्छे से कर लेना, आपको ये आ सकता है आराम से। देखिए, इन दिस रिटन फॉर्म आर इंक्लूडेड लेटर, मेमो, सर्कल्स, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट एंड ईमेल एटसेट्रा। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, जैसे आपको कोई मेल आती है या आप किसी को मेल करते हो या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट है, कुछ भी है। ठीक है। तो वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वर्ड्स में भी ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस। अब देखिए, आपको जो है अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है। ठीक है। इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर और रिसीवर, सो राइट शुड यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए, आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो क्लियर कट हो। ठीक है। अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जिसके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे जो किसी के समझ में ना आए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइटिंग के समय आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल रखना है। क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़, देखिए, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। वर्बल कम्युनिकेशन में आपको अपना आइडिया क्लियर करना है। ठीक है। क्लैरिटी मीन्स दैट ए मैसेज शुड बी अंडरस्टूड विद ए लिटिल एफर्ट। रिटर्न शुड बी यूज्ड ऑफ शॉर्ट ऐसे एंड इफेक्टिव वर्ड्स। अगर आप जैसे राइटिंग में है, ठीक है, जैसे आप किसी को अपने मैसेज पहुंचाना है तो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सामने वाला जो रिसीवर है उसको आपका मैसेज जो है वो समझ में आसानी से आ जाए। अगर आप उसको लिख कर बता रहे हो, ठीक है, तो आपके जो वर्ड हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, ईजी होने चाहिए, ठीक है, और इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है। यूज लूसिड स्टाइल। देखिए, लूसिड स्टाइल क्या है, स्टाइल शुड बी पर्सनल टू एन इंडिविजुअल बट इट शुड यूनिफॉर्म एंड लूसिड। देखिए, होता क्या है कि जो स्टाइल है, ठीक है, वो पर्सनल तो है, ठीक है, वो पर्सनल तो है, आपका अपना स्टाइल है लिखने का, ठीक है, पर आपको यूनिफॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कि जो हम कहते हैं ना मात्राएं, ठीक है, जैसे आपको कुछ बात पूछनी है किसी से तो आप एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आपको अपनी बात ख़त्म कर दी है आपने तो उसके एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे।
ठीक है, बात चल रही है तो आप कॉमा लगाएंगे। तो ये क्या है कि आपको इस स्टाइल से आपको स्पेलिंग सारे सही रखने चाहिए उसमें, ठीक है। तो जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, देखो स्पेलिंग सही है बिल्कुल, तो आप इसमें पढ़ रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही ल्यूसिड स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए अपने इन्फॉर्मेशन में, कि ताकि सामने वाला अच्छे से रिसीवर जो उसको समझ सके। नेक्स्ट है देखिए ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। ओरल कम्युनि में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे थे ना। देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, जब हम अपना मैसेज किसी को बोल के पहुंचाते हैं तो वो है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कोई मीटिंग्स हो गई, टेलीफोन कॉल्स है, डिक्टेशन है, स्पीचेस हैं, ये क्या है, ये ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। स्पीच है, वो भी ओरल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी ओरल कम्युनिकेशन। वीडियो एंड ऑडियो भी ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये मेरा वीडियो भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा। ओरल कम्युनिकेशन गिव्स ए पर्सनल टच एंड मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड पर्पसफुल, ठीक है। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो आपको पर्सनल टच देगा, क्योंकि इसमें आपकी फीलिंग्स होगी, तो सामने वाला आपकी बात अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, देखिए ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज, ये जून 2014 क्वेश्चन था। देखिए शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, इनइवनेस, अनइवननेस या एंट्रोपी। तो इसका राइट आंसर है एंट्रोपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जून 2014 में क्वेश्चन आया था, इसको अच्छे से एक बार देख लेना, आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन का। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, देखिए जून 2015 क्वेश्चन था ये। वर्बल, इंट्रापर्सनल, सिंबॉलिक या नॉन वर्बल। देखिए वर्बल कोड होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में भाषा सबसे आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। देखिए विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जब आप चीज़ों को देखते हो तो देखते आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कुड बी द वर्ड्स और पिक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है, जो वर्ड्स होते हैं या कुछ जो पिक्चर होती हैं, ठीक है, ये दोनों ही होती हैं इसमें। विजुअल हैव बीन फाउंड टू मेक इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटेशन मोर मेमोरेबल। देखिए विजुअल में क्या है, हम जो चीज़ें देखते हैं हमें वो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाती है। आप जैसे कोई मूवी देखोगे, आप किसी चैप्टर को बुक में पढ़ोगे, जैसे आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको बहुत मुश्किल लगेगा पढ़ने में, उसी का अगर मूवी देख लोगे तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। In visual communication, message is conveyed on this mode that easily remembered by receiver, but this mode is very expensive। देखिए जो मैसेज पहुंचाया जाता है किसी को, रिसीवर को, बट विजुअल वाला है क्या है, मैसेज तो इजीली हो जाता है, पर आपको इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, काफ़ी खर्चीला होता है। जैसे आपको देखिए कि किसी ने हिस्ट्री का आपको कोई चैप्टर समझाना है, जैसे आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना है, तो उसके ऊपर जैसे और मैसेज पहुंचाने के लिए आपको उसके ऊपर मूवी बनानी पड़ेगी डायरेक्टर को। जैसे मूवी बनाए, ठीक है, आप मूवी देखोगे, देखो उनका भी करोड़ रुपए खर्च हो गया एक मैसेज को देने में, तो आपके भी पैसे लगे मूवी के टिकट खरीद के उस मैसेज को लेने में, है ना, उनका भी खर्चा होगा और आपका भी खर्चा हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। जैसे आप क्लास में बात करेंगे, अगर आपको वीडियो के जरिए कुछ दिखाना है तो आपको पहले प्रोजेक्टर वगैरह लगवाना पड़ेगा, है ना। देखिए इट इज़ इंक्लूड मैप्स, स्लाइड्स, मॉडल ग्राफ, डेमोस्ट्रेशन, नियॉन होर्डिंग, पिक्चर, टेबल्स एंड चार्ट, ठीक है। किस में आएंगे, विजुअल कम्युनिकेशन में आएंगे। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जिसमें हमें चीज़ें सुनाई भी दे रही है, हमें दिखाई भी दे रही है। देखिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हमें चीज़ें दोनों सुनाई या दिखाई देती हैं। जैसे हम कोई चीज़ें देखते हैं, ठीक है, और साथ में हमें जैसे कोई पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, फोटो भी दिखाई दे रही है, ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, साथ में आवाज़ भी आ रही है साथ में, ठीक है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको ये चीज़ दिखाई भी दे रही है और आपको सुनाई भी दे रही है, ये क्या है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट करते हैं, ये तो आपको मैंने ऐसे समझा ही दिया है। ऑडियो विजुअल में देखिए क्या क्या आता है, आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीविज़न, वीडियो केबल, ठीक है, कि टेलीविज़न है वो भी है, सिनेमा है, इंटरनेट है विद मल्टीमीडिया, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। तो इसके क्वेश्चन करते हैं, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासीफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है,
ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसमें से कौन सी कम्युनिकेशन इसमें आएंगी? ये जून 2012 क्वेश्चन था। विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल टू वे या विजुअल टू वे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है, ऑडियो विजुअल दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन हमेशा ही टू वे प्रोसेस होता है, आपको टू वे याद रखना है। और ऑडियो विजुअल में यहाँ पे देखिए, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई करे, जैसे आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपको उसकी बात भी समझ में आनी चाहिए, आपको उसको भी आपकी बात में समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने जो ऊपर पार्ट किए थे वो सारे वर्बल कम्युनिकेशन के थे, जिसमें हमने रिटन और ऑरल दोनों किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ वर्ड्स। जिस चीज़ में हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते वो क्या है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज, वर्डलेस मैसेज। इसमें जो रिसीवर और सेंडर दोनों ही वर्डलेस मैसेज को पहुंचाते या रिसीव करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज यूज जेस्टर। जेस्टर क्या होते हैं, हमारे हाथों के इशारे। पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, क्लूज, इमोशन टू कन्वे मैसेज। अब देखिए है क्या कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आपने किसी को गालियाँ निकाल दी तो उसका मुंह बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाएगा, तो आपको क्या मैसेज पहुंचा कि बंदा बड़ा ये गुस्से में है। ठीक है, अगर आप किसी से, ठीक है, आपने कोई किसी से बात की, उसका मतलब कि सही हो गया, मतलब कि आप वो खुशी से हो गया, सही है, खुश हो गया, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा खुश है। अब होता क्या है, देखिए ये तो होगी हमारी एक बात। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे लागू होगा, देखिए इसमें कोई भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, जैसे आप किसी को दूर से ऐसे अपना हाथ दिखाओ, ठीक है, यानी कि आप उसको थप्पड़ दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, तो वो गुस्सा करेगा। ठीक है, आपने कि इसे क्या किया, इशारा किया, उसको मैसेज पहुंच गया कि आपने क्या इशारा किया, वो आपको उसका रिएक्ट करेगा आगे से। ठीक है, तो वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कोई रो रहा है, ठीक है, आप उसको देख रहे हो रोते हुए, तो अंदर से आपको भी दुख लग रहा है, तो कई बार कहता है बंदा दूसरे बंदे को देखे खुद ही रोने लग जाता है। वो क्या है, वो हमारा इमोशंस है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते क्या है, बॉडी लैंग्वेज है सबसे पहले। इट इज़ बॉडी मूवमेंट ऑफ एनी काइंड विच कैन एक्सप्रेस डिफरेंट मूवमेंट और इमोशन। देखिए इसमें क्या है, बॉडी मूवमेंट है। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट है कैसी। ठीक है, तो सच एज फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन आएगा, आई मूवमेंट आएंगी, जेस्टर आएगा, पोस्चर आएगा, नॉड हेड आएगा, फिजिकल अपीयरेंस आएगी। ठीक है, ये किस में आएगी सारी, ये आएगी आपके बॉडी लैंग्वेज में। आपको पूछ लेंगे फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्टर वगैरह हो गए, किस में आते हैं, नॉन वर्बल या वर्बल में, तो आपको ये नॉन वर्बल में टिक करना है बस, विदाउट एनी यूजिंग वर्ड। ठीक है, तो वो होता है नॉन वर्बल। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिक्स। देखिए इसमें क्या है, ईट रेफर कीप स्पेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि लोगों से दूरी बना के रखनी होती है। द वर्ड ऑफ प्रॉक्सिमिक्स ड्राइव फ्रॉम द वर्ड प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस। स्पेस एंड डिस्टेंस एट इंटीमेट स्पेस। ठीक है, देखिए स्पेस फ्रॉम फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड, पर्सनल स्पेस, मेक स्पेस फ्रॉम फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, सोशल एंड पब्लिक प्लेस स्पेस। अब देखिए इसमें क्या है, प्रॉक्सिमिक्स में क्या है कि जब आप दूरी बना लेते हो किसी से, जैसे आप किसी से नाराज़ हो तो आप उसके पास नहीं जाते, तो उससे मैसेज क्या पहुंचता है कि आप उससे नाराज़ हो। ठीक है, तो वो क्या आएगा, प्रॉक्सिमिक्स में आएगा वो। टाइम लैंग्वेज में क्या है, देखिए अराइविंग लेट फॉर बिजनेस मीटिंग, फॉर कल्चरल एक्टिविटी, एंड टाइम इज़ नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस। अब देखिए आप लेट हो गए हो बिजनेस मीटिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद किसी आप कल्चरल एक्टिविटी के जा रहे हो, तो टाइम इज़ नॉट गिवन दैट मच इम्पोर्टेंस में क्या है कि टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स सारी चीज़ें किस में आएंगी नॉन वर्बल में। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय, हर तरह की जो कम्युनिकेशन है किससे अफेक्टेड होती है,
दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था। देखो ऑप्शन देखिए, रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो राइट आंसर है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हर तरह का जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टेक्स्ट से अफेक्टेड होता है, ये प्रभावित होता है। इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। देखिए क्लासरूम में क्या है, जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, जिसका जो ट्रस्ट लेवल है वो कैसे डिटरमाइंड होगा। तो 2015 क्वेश्चन था, दिसंबर 2015 का। तो इसका देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आपके सामने ही है। द यूज़ ऑफ हाइपरबोल, द चेंज ऑफ द वॉइस लेवल, द यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या आई कॉन्टैक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आई कॉन्टैक्ट। जब क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है तो जब उसका बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट होगा तो उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था ये, यानी कि इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्लासरूम के अंदर, इसमें कौन सी कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए आपके सामने ऑप्शन है 4, इसको आप पढ़िए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि इसमें क्या आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अगर क्लासरूम में हो रहा है तो इसमें क्या आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेस्थेटिक्स एंड पर्सनल स्पेस। ठीक है, when verbal and non-verbal message are contradictory it is said that most people believe in। देखिए होता क्या है कि अगर वर्बल और नॉन वर्बल जो मैसेज हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्ट पाया जाए, इट इज़ सेड दैट पीपल मोस्ट पीपल बिलीव इन। तो इससे क्या पता लगा कि लोगों का इसमें विश्वास है। ठीक है फ्रेंड्स, देखें ये जनवरी 2017 क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट मैसेज, वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल मैसेज या एग्रेसिव मैसेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नॉन वर्बल मैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किसमें विवाद पाया जाए वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज में, तो सबसे ज़्यादा लोग किसमें विश्वास करेंगे, नॉन वर्बल मैसेज में। नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर यूज्ड प्रॉपर चैनल। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें प्रॉपर चैनल का, सर्टेन रूल्स का, प्रिंसिपल का प्रॉपर फॉर्मेट में इसका इस्तेमाल करना होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के में क्या है कि जब हम किसी से फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, फॉर्मल तरीके का क्या मतलब होगा कि जब हम किसी से काम के बारे में बात करें, इन दिस कम्युनिकेशन मैसेज और इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन ओनली थ्रू प्रॉपर चैनल मोस्टली इन रिटर्न फॉर्मेट सच एज ईमेल, रिपोर्ट, सर्कुलर्स, मेमो एंड नोटिस एटसेट्रा। In business organization a format communication is created by management to proper hierarchical level। इसमें क्या है कि देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि फॉर्मेट जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि होता है क्या, जब कम्युनिकेशन, जब संचार का इस्तेमाल किया जाता है, जब कम्युनिकेशन की जाती है वो बहुत एक फॉर्मल तरीके से, एक सही तरीके से की जाती है। ठीक है, जैसे आपको एंटी नेट ने अगर आपका जैसे कोई आपने जैसे फॉर्म भरा है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वो आपको दी जाएगी ईमेल के जरिए, आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देखिए द इन्फॉर्मेशन एंड मैसेज इज नॉट पास्ड इन प्रॉपर चैनल एंड फॉर्मेट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। देखिए इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज है वो प्रॉपर चैनल से, यानी कि जो सेंडर रिसीवर है प्रॉपर चैनल से पास नहीं हो पा रहा, दैट इज़ फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन गलती से लिख हो गया, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आएगा, ना कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन। जब मैसेज सही ढंग से पहुँच नहीं पाता, ठीक है, यानी कि ना सेंड करने वाला मैसेज सही से दे रहा है, ना रिसीव करने वाला मैसेज सही से ले रहा है, तो वो क्या है, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे किसने अपने ऑफिस जाना तो वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएगा ना, टाई वाई लगा के, शूज़ हो गया, अच्छी फॉर्मल ड्रेस हो गई। इनफॉर्मल में क्या है कि जैसे हम किसी अपने घर की जो कैजुअल ड्रेस में जब हम रहते हैं, है ना, जब हम अपने ड्रेस में रहते हैं, वो क्या है, वो है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, बिखरा हुआ मैसेज। ठीक है, जैसे आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज पहुंचाना हो तो फॉर्मल में आएगा, जैसे आपको किसी से बात करनी है, कुछ भी मैसेज पहुंचाना है अपने दोस्त को ग्रुप में, तो वो इनफॉर्मल के अंदर आएगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, देखिए ग्रेप वाइन क्या है, ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाह। ठीक है, जो चीज़ सही नहीं होती। इज ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन channel which is related to those person who are associated with information informal communication system। thus information communication is also known as
Grapevine communication. It includes rumors, gossips, baseless news, propaganda, and distort facts, etc. In this type of network, information does not flow in a particular direction. देखिए ग्रेपवाइन का क्या मतलब होता है कि अफवाह, इसमें क्या होता है, रूमर्स अफवाहें होती हैं, गॉसिप्स होते हैं, बेसलेस न्यूज़ होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कई तरह के गलत मैसेज होते हैं, जैसे फ़ोटो किसी और की होती है, मैसेज कुछ और ही लिखा होता है ना। तो क्या ये सारी अफवाहें हैं, है ना। वो मैसेज जो सही नहीं है वो किस में आएगा, वो आएगा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में, यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है। देखिए इसका क्वेश्चन भी आया था, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, ये सितंबर 2013 में क्वेश्चन आया था। फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्रिटिकल या कॉर्पोरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनफॉर्मल। जो मैसेज बिखरा हुआ है, सही नहीं है, वो इनफॉर्मल के अंदर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द टर्म ग्रेपवाइन इज आल्सो नोन एज। देखिए जो ग्रेपवाइन जो टर्म है उसे और क्या कहा जाता है, ये जून 2015 क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है, देखिए डाउनवर्ड, इनफॉर्मल, अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट्स इन वेरी सिंपल वे, बट large organization need an effective system by which can communicate and provide information quickly among various department। देखिए होता क्या है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए कि बहुत बड़ी कंपनी है, अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए, अगर जल्दी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम चाहिए। ठीक है, एक इफेक्टिव सिस्टम चाहिए। फॉर दिस पर्पस ऑर्गेनाइजेशन यूज मेमोस, सर्कुलर, नोटिस ऑफिस, ऑर्डर, सेक्टर। ठीक है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को मेमो भी कहा जाता है। इज रिटन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर कम्युनिकेट सम इंफॉर्मेशन सच एज मीटिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम। देखिए मेमोरेंडम में क्या है कि इसमें क्या आता है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस टाइम पे मीटिंग है, इस टाइम पे आपको पहुंचना है, ऐसे करके। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर लेटर्स। देखिए इट इज़ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम। देखिए जब सर्कुलर लेटर क्या है कि एक रिटन अनाउंसमेंट है, जब एक मैसेज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बहुत ज़्यादा लोगों में, यानी कि जब आपको किसी को मैसेज पहुँचाना है, बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेज पहुँचाना है, ठीक है, अपने पूरे शहर में मैसेज को फैलाना है, वो रिटन अनाउंसमेंट होता है। ठीक है, वो कमर्शियल भी हो सकता है, जैसे अभी वोटिंग का था ना, जैसे वोटिंग चल रही थी, वो था कि सभी वोट डालें, सभी वोट डालें। ये क्या है, ये एक रिटन अनाउंसमेंट में एक सर्कुलर लेटर के समान है, इनके आपको एक मैसेज पहुँचाया जा रहा है, वो कमर्शियल भी हो सकता है, वो नॉन कमर्शियल भी हो सकता है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज वो पहुँचाना है, वो किसमें आएगा, सर्कुलर लेटर्स में। ऑफिस ऑर्डर। देखिए ऑफिस ऑर्डर इज यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑफिस ऑर्डर में क्या है, इसमें इंस्ट्रक्शन, सावधानियाँ, डायरेक्शन दी जाती हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ऑफिस ऑर्डर क्या है कि जब आपको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, उसके अंदरूनी प्रशासन के लिए, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिस जारी किया जाएगा वो है ऑफिस ऑर्डर। ठीक है। रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट विच कैरीज द इन्फॉर्मेशन इन ए रिटन फॉर्मेट टू एनी इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी हैपन। रिपोर्ट क्या है कि जो चीज़ बीत चुकी है, बीतने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो है रिपोर्ट। जैसे कहीं पे कोई चीज़ घटना घट गई, जैसे कहीं पे अकाल पड़ गया किसी चीज़ का, अब रिपोर्ट बनाई जाती है ना उसके लिए, है ना, कि कैसे कैसे हुआ था, तो उसे कहते हैं रिपोर्ट। यानी कि घटना बीतने के बाद जो चीज़ बताई जाती है वो होता है रिपोर्ट। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखिए अंडर दिस कम्युनिकेशन पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद एनी वन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। देखिए एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है क्या कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात नहीं कर रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है। ठीक है, जैसे गूगल वाले व्हाट्सएप से बात करें, फेसबुक वाले से बात करें, तो वो देखिए है क्या, वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रही है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आउटसाइड पीपल मे बी क्लाइंट्स और कस्टमर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया, गवर्नमेंट,
जनरल पब्लिक एक्सेट्रा। देखिए इसमें क्या है, आउटसाइड पीपल, जब एक क्लाइंट है, जो कोई कस्टमर है, ठीक है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है किसी के पास जा रहा है, तो ये सारे क्या है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। आने से क्वेश्चन आराम से आ जाएगा कि बताइए कि मास कम्युनिकेशन क्या है। ये वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। या आपको ये पूछ लेंगे कि बताइए कि इनमें से वन वे कम्युनिकेशन क्या है, तो वो मास कम्युनिकेशन होगा। अब देखें मास कम्युनिकेशन क्या है कि जब इंफॉर्मेशन दी जानी है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, वो किस में आएगा, मास कम्युनिकेशन में। अब देखें मास कम्युनिकेशन में होता है क्या कि जब न्यूज़पेपर, रेडियो या जो टेलीविज़न पे जो न्यूज़ चैनल आते हैं उसके द्वारा, ठीक है, जब बहुत सारी मात्रा में लोगों को क्या होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब आप देखिए कि जो हम मोबाइल में देखते हैं कि कोई वीडियो यूट्यूब पे है, वो फटाफट वायरल हो रही है, इससे क्या है, लोगों को मैसेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो किसमें आएगा, मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। देखिए इसके क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था, चाइनीज कल्चरल रेवोल्यूशन लीडर माओ जेडोंग यूज्ड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक द मास इज नोन एज। देखिए जो चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, जब चाइनीज़ कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, जिसके लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने किस टाइप का कम्युनिकेशन जो है, जो लोगों से किया था, यानी कि लोगों से उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, तो उसे क्या कहते हैं, मास लाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन या डायलॉग, ठीक है। तो राइट आंसर है मास लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम लोगों से बातें करते हैं तो मास लाइन कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्वेटेड विद। देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है, देखिए ये दिसंबर 2013 का क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, ठीक है। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हमें लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर, यानी कि हमें अपने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी बात पहुंचानी है एक सिंगल सोर्स के द्वारा, एक ही चीज़ के द्वारा, तो उसे हम कहेंगे मास कम्युनिकेशन इन क्लासरूम ड्यू टू ग्रोइंग इन साइज एंड स्टूडेंट हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। देखिए होता क्या है कि क्लास का जो साइज़ है वो अगर बढ़ जाए, उससे जो स्टूडेंट, जो क्लासरूम का साइज़ बड़ा हो उससे, और जो स्टूडेंट है वो अगर डिफरेंट जो बैकग्राउंड से आते हैं, तो उससे क्या है, बैरियर बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। अगर टीचर हिंदी मीडियम में सभी को पढ़ाए तो इंग्लिश वालों को समझ नहीं आएगा, अगर इंग्लिश में पढ़ाए तो हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा। तो क्या है, नॉलेज जो शेयर की जा रही है वो कुछ ही बच्चों तक सीमित है, बाकियों तक सीमित नहीं है। तो इससे क्या, ये सबसे बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, बच्चे बात नहीं समझ पाएंगे उसकी। It is difficult to find out barriers of communication, but some common barrier to effective communication in classroom are। देखिए बहुत मुश्किल है जानना कि बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, पर फिर भी कुछ कॉमन बैरियर्स हैं जिसको हम जानते हैं। पहला लिसनिंग बैरियर, देखिए सुनने का। इफेक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन क्लासरूम। देखिए इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्लासरूम में। आउटसाइड नॉइस सच एज टेलीफोन और अदर कंस्ट्रक्शन नॉइस मेक लिसनिंग डिफ़िकल्ट। जैसे देखिए कि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं या कुछ अदर कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ क्या है, हमें लिसनिंग में जो है वो डिफ़िकल्टी लगा देते हैं, ठीक है। आपके घर के पास कोई घर बन रहा है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप किसी की बात नहीं सुन पाओगे, ठीक है। यूज़ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, जब हम देखिए, जब टीचर क्या करते हैं कि कई टाइम क्या करते हैं कि वो कुछ वर्ड को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके कई तरह के मतलब निकलते हैं, तो जिससे क्या है, वर्ड्स का जो है मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चा समझ नहीं पाता इसका मतलब है क्या। परसेप्शन, डिफरेंट स्टूडेंट में रिसीव एंड हेयर द सेम मैसेज बट इंटरप्ट इट डिफरेंटली। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैन बी मिस्ड बाय नॉट कवरिंग ए सब्जेक्ट इन डेप्थ बाय स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो टीचर की बात तो सुन लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते, ठीक है, सेम मैसेज को अपने दिमाग में बिठा नहीं पाते, ठीक है।
तो उसमें वो क्या करते हैं, कई बार वो अंतर भी नहीं कर पाते। जैसे बच्चों ने टीचर की बात को सुना, समझा, अच्छे से कर लिया, पर जो मैसेज था उसमें वो अंतर ढूंढ नहीं पाए, उसमें वो डिफरेंश जो है वो डिफरेंट था, वो ढूंढ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या है कि जब बच्चे जो है वो सब्जेक्ट को अच्छे से कवर नहीं करते। जैसे आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप क्वेश्चन को जैसे आप अच्छे से तैयारी करके कई बार नहीं जाते, तो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये समझते हो कि क्वेश्चन बाहर से आ गया। बाहर से कुछ नहीं आता, बस आपने उसको डेप्थ से नहीं पढ़ा होता। ठीक है। ओरल बैरियर्स देखिए, इन ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड यूजिंग वर्ड्स विद एम्बिजियस मीनिंग दैट ओरल कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द क्लासरूम में अकर। देखिए कई बार क्या होता है कि ओरल जो कम्युनिकेशन उसमें कई वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें जो कुछ जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, वो कई बार समझने में मुश्किल हो जाती है, जिससे हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। इमोशन मूड, इफ़ द टीचर रिटर्न्स एंग्री, एक्साइटेड और अफ्रेड, देन ही शी विल नॉट एबल टू सेंड द मैसेज प्रॉपरली। अगर टीचर गुस्से में है, एक्साइटेड है, डरा हुआ है, कुछ भी है, तो वो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएगा। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, देखिए इफ़ द स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट कम्प्लीट देन इट्स, देखिए अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक है। अगर बच्चों को आधा बढ़ा दिया जाए, आधा छोड़ दिया जाए, तो वो अधूरी इन्फॉर्मेशन से कुछ भी जो है वो नॉलेज नहीं ले सकते। ये सबसे बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट है फीडबैक। इफ़ टीचर, अगर देखिए टीचर जो है वो फीडबैक का इस्तेमाल ना करे। जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर टीचर बार बार उनसे पूछता रहे कि आपको समझ में आया, तो बच्चे बोलते हैं यस सर, यस मैम। ठीक है, तो उससे उसे फीडबैक पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या किसी के काम आ रही है। तो अगर वो फीडबैक ले ही ना, ठीक है, पढ़ा के चला गया, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। 5 मेन एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अब देखिए 5 ऐसे एरियाज है क्लासरूम के, ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए वो 5 जो है वो कौन कौन से जो है वो मेन एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं। पहला है एरोजल। एरोजल क्या है, देखिए टू इंश्योर द, एरोजल का मतलब होता है उत्तेजना। ठीक है, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न। पहले ये जानना जरूरी है कि क्या स्टूडेंट्स मोटिवेट होने के लिए तैयार है या पढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उनमें उत्तेजना है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि प्रत्याशा, मेकिंग श्योर दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ टेम एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। देखिए इसमें क्या है कि जो इसमें ये जानना जरूरी है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो स्टूडेंट है, जैसे मान के चलिए कि यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पता हो कि क्या आवश्यक है। इसमें देखिए इसमें ये बात का जानना जरूरी है कि जो छात्रों को नॉलेज दी जा रही है, जो स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि उनको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चीज़ है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या मतलब है, प्रोत्साहन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इंश्योर स्टूडेंट्स दैट हाउ देयर अचीवमेंट विल बी रिवार्डेड। देखिए छात्रों को सुनिश्चित करें कि उनकी उपलब्धि को कैसे पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो उनको नॉलेज दी गई है, अगर वो उसमें उस नॉलेज को अच्छे से लेंगे तो उनको उसके लिए क्या है, जो इनाम दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिनरी, इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बड। यह सुनिश्चित करना है कि जो काम दिया गया उनको, उसमें कोई बाधा ना आए, वो डिस्टर्बड ना हो। ठीक है, सब काम जो है डिसिप्लिन में हो। जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, वो सब कुछ डिसिप्लिन में पढ़ाए, उसमें कुछ भी बाधा ना आए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। जैसे देखिए इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ग्रुप इज़ नॉट डिस्टर्बड, तो बस इसमें भी सेम पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट देखिए हाउ टू इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब एक क्लासरूम में जब क्लासरूम में है, जो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए कन्वर्सेशन स्किल। तो सबसे पहली बात देखिए, कन्वर्सेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल। इट इनेबल्स पीपल टू शेयर थॉट, opinion and ideas and receive them in turn. Although it may appear simple on the surface, effective conversation included a give and take exchange that consist of elements। देखिए इसमें क्या है कि अगर क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, तो कन्वर्सेशन जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कन्वर्सेशन देखिए होता क्या है क्लास में, जो
कम्युनिकेशन के जरिए थॉट्स यानी कि विचार, ओपिनियंस, आइडियाज़ ये सब कुछ डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो कन्वर्सेशन जो स्किल है वो कैसे सही हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि बॉडी लैंग्वेज, अगर टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि उसका मतलब खड़े होने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, उसमें सब कुछ आता है। आई कॉन्टैक्ट, बच्चों का टीचर के साथ और टीचर का बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है समराइजिंग। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों को वो जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको वो समराइज़ करके बताए, ये बताए कि जो उसने चीज़ पढ़ा दी है तो उनको कैसे कैसे इसका क्या मतलब है। तो जैसे एक बड़ा सा टॉपिक ख़त्म कर दिया तो उसको शॉर्ट में समझा दे। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या है देखिए, नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, फिर है रिस्पॉन्डिंग। देखिए, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में, जिससे इफेक्टिव बनता है। तो जैसे बच्चों को क्लास में कोई चीज़ समझा दी टीचर के द्वारा, तो उसके साथ बच्चों का क्या रिस्पांस है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया बन जाता है। अब यूज़ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? फ्रॉम ऑडियो बुक्स, वीडियो लेक्चर टू ऐप्स, देयर इज़ मल्टीपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स टीचर कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो टीचर है, ठीक है, जो टीचर है वो क्या है कि बच्चों को ऑडियो लेक्चर के ज़रिए, वीडियो लेक्चर के ज़रिए या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से बच्चों को समझाएगा, जिससे क्या है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट कैन लिसन टू और रीड अलॉन्ग विद ऑडियो बुक्स टू हेयर हाउ द स्पीकर प्रोनाउंस एंड एनोंसेट डिफरेंट वर्ड ऑफ फ्रेज। देखिए, टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कोई ऑडियो बुक है, जैसे हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं पर वो उससे हम सुन रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे शब्दों की या वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, क्या क्या नॉलेज दी जा रही है, उसको ध्यान से सुना जाता है। ठीक है, तो इससे क्लासरूम कम्युनिकेशन बढ़िया बनता है। री इन्फोर्स एक्टिव लिसनिंग। देखिए, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग। देखिए, कम्युनिकेशन में सिर्फ बोला नहीं जाता, इसमें क्या है, सुना भी जाता है। ठीक है, अगर देखिए आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, अगर आप वो आपकी बात अच्छे से समझ पाए तो तभी आपको वो उसका आंसर दे पाएगा ना। अगर वो बात को समझे ही ना, आप बोलते जाओ, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट डेवलप लिसनिंग स्किल बाय रीडिंग ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट अलाउड एंड देन हैविंग द क्लास डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द कंटेंट। देखिए, जब टीचर क्लास में बच्चों को समझाता है तो वो क्लास में जो शब्दों को थोड़ा सा ऊंचा बोलता है, जैसे नॉर्मली तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे टीचर जो नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो कुछ शब्दों को थोड़ा सा लाउड बोलते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो री इन्फोर्स बिल्डिंग गुड लिसनिंग स्किल्स बाय इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन टू फुली अंडरस्टैंड द स्पीकर इंटेंडेड मैसेज। अब देखें कि जो टीचर है या जो कम्युनिकेटर है उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, यानी कि जो स्पीकर है, जो टीचर है, वो बच्चों को जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या था, तो क्या वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या स्पीकर जो है वो अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा है, उसका क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है, तो वो किससे होगा, वो एक्टिव लिसनिंग से होगा, यानी कि जब टीचर की बातों को बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उससे कम्युनिकेशन जो है अच्छा हो जाएगा। ऑफर ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट। देखिए, इसमें क्या है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कैन आल्सो हैव स्टूडेंट शेयर पेन बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। इसमें क्या है कि बच्चों को देखिए अगर अच्छे समझाने के लिए क्या करते हैं कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सिखाया जाता है, यानी कि जो बच्चों को कुछ चीज़ें बोल के समझाई जाती है, कुछ चीज़ें लिख कर समझाई जाती हैं। ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन आर वाइटल फॉर इंस्पायरिंग डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेटिंग दैट आर मल्टीपल वे ऑफ परसीव एंड आंसर ए क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, टीचर लाइट सेट ए टाइमर फॉर शॉर्ट इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एंड चैलेंज स्टूडेंट टू यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में कि बच्चों को क्वेश्चन कुछ दिए जाते हैं, जैसे कुछ है कि जैसे टीचर ने कोई शॉर्ट टाइम दे दिया तो एक क्वेश्चन उसमें बता दिया, तो बच्चे उसका क्या है, उसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे टीचर ने क्लास में बच्चों को कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा है कि आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना है, तो उसके लिए टीचर क्या करेंगे कि थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बच्चों को सोचने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे क्या है, इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में पढ़ने के लिए।
यूज टास्क एंड एक्टिविटी दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए जब टीचर क्लास में बच्चों को कुछ टास्क देते हैं, कुछ एक्टिविटी देते हैं करने के लिए, तो बच्चों के मन में क्या है, दिमाग में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग आएगा कि थिंकिंग लिखा हुआ है, तो आप सही कर लेना। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि जो चीज़ करवाई जा रही है वो चीज़ गलत है, सही है, क्या इसमें गलती है, क्या गलती नहीं है, ये क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चों को कुछ चीज़ एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, तो बच्चे अपने हिसाब से जब उस टास्क को, उस एक्टिविटी को पूरा करते हैं, तो उनके दिमाग में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स। अनदर टास्क बेस्ड फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल इज थ्रो क्रिटिकल थिंकिंग एक्सरसाइज। दिस कैन बी डन वर्बली एंड थ्रो रिटर्न असाइनमेंट। देखिए जब बच्चों को क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है तो वर्बली दिया जाता है, रिटर्न असाइनमेंट दी जाती है, तो उस असाइनमेंट को जब अपने तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका आंसर ढूंढते हैं, तो इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है। तो इससे पता चलता है कि जो टीचर ने बच्चों को कराया था वो उनको अच्छे से समझ में आ चुका है। ऑफर रिफ्लेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स रीडिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट और वीडियो टेपिंग ग्रुप प्रेजेंटेशन इज़ एन एक्सलेंट मेथड फॉर असेसिंग द कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखिए अगर क्लास में जैसे देखिए आजकल कैमरा लगे होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, जब क्लास में बच्चे परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन की, जो वीकनेस है, दोनों देखी जाती है। वीडियो टेपिंग में ये देखा जाता है कि जो बच्चे क्लास में जो कर रहे हैं उनकी कहाँ पे वीकनेस है और कहाँ पे वो बढ़िया है, इनको देखा जाता है। तो जो जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाता है। स्टूडेंट कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओरल परफॉर्मेंस इन स्मॉल ग्रुप। देखिए इसमें क्या है, जो स्टूडेंट हैं अगर वो ओरल परफॉर्मेंस करते हैं छोटे ग्रुप में, जैसे मान के चले कि कहीं पे कुछ फंक्शन है, वहाँ पे बच्चों को स्पीच देनी है, जब वो ओरल परफॉर्म करेंगे छोटे ग्रुप में, ठीक है, या क्लास में मान के चले कि जैसे बच्चे बैठे हैं तो 5 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से एक बच्चा निकल के आए, तो वो क्लास में बच्चों को अपने विचार जो है टॉपिक के ऊपर समझाए, ठीक है, बताए, तो इससे क्या है कि एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी सामने आता है। देन आस्क ईच स्टूडेंट टू क्रिटिक द अदर। देखिए जब वो बच्चा क्लास में जब बोलता है तो बाकी बच्चों को ये हिदायत दी जाती है, समझाया जाता है कि आप इसकी गलती ढूंढो, या देखो ये इसने सही कहा है कि नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी गलतियाँ यहाँ पे ढूंढते हैं। ठीक है। फाइंड टीचेबल मोमेंट्स। देखिए वट एवर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ टीचर्स आर वर्किंग विद मैक्सिमाइज ऑन द एवरीडे हैपनिंग इन द क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए क्लास में ये मायने रखता है कि टीचर की क्या वहाँ पे एज है, ठीक है, कितनी देर उसने पढ़ाया है, क्या क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल इफ़ ए स्टूडेंट आंसर ए क्वेश्चन इन द कॉम्प्लिकेटेड वे। अब देखिए कि अगर जो स्टूडेंट है वो किसी क्वेश्चन का आंसर वो कॉम्प्लिकेटेड वे से देता है, तो टीचर माइट आस्क दैट दे रिफ्रेज व्हाट दे सेड और चैलेंज द क्लास टू आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। देखिए अगर जैसे बच्चे, जो कोई स्टूडेंट है क्लास में, अब जब टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका वो आंसर सही ढंग से दे नहीं पाता, तो टीचर उसको दोबारा से उसका आंसर देने के लिए कहता है और ये चैलेंज करता है कि सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इफ़ एन अनफेमिलियर वर्ड पॉप्स अप इन द टेक्स्ट और इन ए फिल्म, pause in order for the class to search for the words in the dictionary। जैसे क्या है कि देखिए बच्चों को बताया जाता है कि अगर उनको कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ समझ में ना आए तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, वहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे उसको सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते अच्छे से, तो उसको गलती कर बैठते हैं, उनको मतलब नहीं पता होता इसका मीनिंग क्या है, तो टीचर उनको कहते हैं कि आप इसको डिक्शनरी में इसका आंसर ढूंढिए, इसका वर्ड का मीनिंग है क्या, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है उसका आंसर सही देने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलिए इसके करते हैं थोड़े से क्वेश्चन। दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। देखिए टीचर और जो स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है वो तकरीबन कैसा होता है, स्पीरियस, क्रिटिकल, यूटिलिटेरियन, कन्फ्रेंशियल। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। यानी कि टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसा होता है, जितनी मतलब कि उनको ज़रूरत है, यानी कि जितना बच्चों को समझ में आए, जितना टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जितनी नॉलेज ट्रांसफर होता है ना, ऐसे क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं कि उनका लेवल है क्या, है ना, तो उस हिसाब से वो नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा दिया, बड़े बच्चों को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया, ऐसे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक
कॉग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन द क्लासरूम। देखिए अगस्त 2016 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हम जब एड्रेस कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में कह रहे हैं, तो कौन कौन से जो टीचर हैं वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो दिखता है। देखिए अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, वॉइस मॉड्यूलेशन, रिपीटिव पॉज या फिक्स्ड पोस्चर। देखिए आंसर है वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है। ए टीचर इन ए क्लासरूम हैज़ इमीडिएट कंट्रोल ओवर। देखिए अगर टीचर को एक क्लासरूम में के अंदर अगर एकदम से फटाफट कंट्रोल करना है तो वो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए आपके सामने ऑप्शन बता रखे हैं, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि द सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द मैसेज। अगर टीचर को क्लास में कंट्रोल करना है तो टीचर के द्वारा बनाए गए जो मेथड है कम्युनिकेशन के, ठीक है, क्या उसने मैसेज देना है उसके हिसाब से वो क्लासरूम को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड कैरी इन ए क्लासरूम सिचुएशन। देखिए क्लासरूम जो सिचुएशन है उसके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि जैसे टीचर क्लास में कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उन्हें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगस्त 2016 में क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आपके सामने है, तो इसका जल्दी से आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो यूर। एक अच्छा गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर होने के नाते तो आप किन बातों को जानते हैं। ये अगस्त 2016 का क्वेश्चन था। ऑडियंस इमोशन, साइलेंट क्यूज, आर्टफुल पॉजेज या काउंटर आर्गूमेंट। तो आंसर है आर्टफुल पॉजेज। यानी कि देखिए जब एक क्लासरूम कम्युनिकेटर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर, आप एक अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेटर हैं, तो आप क्या चीज़ों को जानोगे। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको कहाँ कहाँ पे रुकना है। जैसे आपकी कोई बात किसी को समझ आई तो वो तालियां बजाने लग जाएं, तो आप देखना कि कम्युनिकेटर जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर अपनी बातों को रोक देते हैं, ठीक है। फिर अपनी बात तालियां बजने के बाद जो है वो अपनी शुरू करते हैं। तो क्या है, उन्हें पता होता है कि कहाँ कहाँ पे पोज लेना, ठीक है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे लोगों को पहुँचानी होती है, तो वो किसके ज़रिए पहुँचाया जाता है, वो होता है मास मीडिया के ज़रिए। जैसे मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया बोला जाता है, ठीक है। कल जो मैंने लेक्चर डाला था कम्युनिकेशन पार्ट 3, उसमें मैंने एक मास कम्युनिकेशन कराया था, वो मास मीडिया का ही हिस्सा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं लार्ज स्केल पर लोगों को जब पहुंचाते हैं, तो वो मास मीडिया के ज़रिए पहुंचाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मास मीडिया जो है एक कम्युनिकेशन का फॉर्म है जो वेरी हाई रीच, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी हो। इट कंप्राइजेज डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यूज टू इंटरेक्ट विद मासेज। इससे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, यानी कि अलग अलग तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखिए जैसे घरों में टेलीविज़न है, ठीक है, केबल टीवी लगा हुआ है अंदर उसके, और डिश टीवी लगा है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन है ना। तो होता क्या है कि मास मीडिया यानी कि लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, चाहे जैसे मर्जी पहुंचाओ, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, जैसे टीवी के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, एफएम के ज़रिए पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम यूज़ किए जाते हैं। इट कैन बी इन रिटर्न फॉर्म और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो। देखो ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ये ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो यानी कि ऑडियो में, विजुअल में या ऑडियो विजुअल कंटेंट में हो सकता है, ठीक है। आपको जैसे कोई मैसेज पहुंचाना है वो ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, या ऑडियो विजुअल दोनों ही हो सकता है। यानी कि आपको कोई न्यूज़ दिखाई जा सकती है जिसमें आपको सुनाई दे रहा है, या आपको एफएम पे कोई न्यूज़ सुनाई देगी, ठीक है, या रिटर्न फॉर्म में आपको दिखाई देगा। यानी कि सिंपल मैसेज पहुँचाना है आपको, एक कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वो आपको कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। अब उन्होंने शपथ ली है, ठीक है, ओथ सेरेमनी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचानी थी मास मीडिया के ज़रिए। तो आपको टीवी पे न्यूज़ दिखा रहे थे, मोबाइल में न्यूज़ दिखा रहे थे, वो आपको ऑडियो विजुअल था, अखबारों में, ठीक है, न्यूज़ आई, वो रिटर्न फॉर्म में था, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो मास मीडिया के अंदर आता है। द रिटर्न फॉर्म ऑफ मास मीडिया इंक्लूड बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। यानी कि रिटर्न फॉर्म की बात करें तो इसमें बुक्स आएंगी, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आएंगे। द अदर फॉर्म
आ रेडियो, टीवी, मूवीज़। देखिए जो ऑडियो विजुअल है वो रेडियो है, टीवी है, मूवीज़ वगैरह है। इनके मैसेज बन जाना है जिससे मर्जी पहुंचाओ। बिलबोर्ड्स, पोस्टर, इंटरनेट एक्सेट्रा। These can be used for informing, educating and entertaining the viewers। देखिए ये क्या है, ये यूज़ की जाता है इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए। देखिए आपको अखबारों में भी खबरें मिलेंगी, सेम खबरें आपको अपने मोबाइल में भी मिलेंगी, आपको एफएम पे भी मिलेंगी, आपको टेलीविज़न, मूवीज़ में, सब में ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि आपको ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से, डिफरेंट तरीके से पहुंचाना। ठीक है, डिफरेंट टाइप से लोगों तक पहुंचाना होता है मास मीडिया। अब देखिए जो मास मीडिया है वो दो तरह का होता है, जैसे देखिए ट्रेडिशनल एंड न्यू। ठीक है, पुराना और नया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, पुराना और नया कैसा है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कैसा है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल जो पहले, न्यू जो आज। प्रिंट यानी कि न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि टीवी पे जो खबरें आती हैं वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ट्रेडिशनल मीडिया एंड न्यू मीडिया क्या है। देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मास मीडिया आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। देखिए जो ट्रेडिशनल फॉर्म है मास मीडिया का वो हमारी संस्कृति का, इनकी हमारे कल्चर का, हमारे हेरिटेज यानी कि हमारी विरासत का पार्ट है। सॉन्ग्स, डांस, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, प्लेस, बैलेट्स, फोक म्यूजिक, पपेट शो, पेंटिंग, स्कल्पचर, हाँ, स्कल्पचर, मोटिफाइज एंड सिम्बल्स एट्सेट्रा। अब देखिए जो ट्रेडिशनल व्यू है मास मीडिया के, यानी कि जो ट्रेडिशनल व्यू है मास मीडिया का, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, परंपरागत तरीके से जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, ठीक है, वो कैसे दी जाती थी, गानों के ज़रिए, डांस के ज़रिए, है ना। माइथोलॉजिकल कोई स्टोरीज है, पहले आपने देखा होगा कि हमें अगर रामायण महाभारत के बारे में कुछ बताना था उसके सीरियल होते थे। ठीक है, तो कुछ प्लेस होते थे, कुछ फोक म्यूज़िक होते, कुछ पपेट शो होते थे, पेंटिंग्स वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोगों तक मैसेज पहुंचाने का तरीका है। यानी कि पहले ट्रेडिशनल मीडिया क्या था, इनके ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे। ठीक है, वर यूज्ड टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक। वही इनके ज़रिए लोगों को एंटरटेन या एजुकेट किया जाता था। दीज वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता था। इन इंडिया कथा यानी कि स्टोरी टेलिंग, नौटंकी यानी कि स्टेज शो एंड पपेट्री हैव बीन इम्पोर्टेंट मीडियम्स फॉर कम्युनिकेटिंग सिंस द एशियन पास्ट। अब देखिए जो कथा है, नौटंकी है और पपेट जो शो है, ये बहुत अच्छा जरिया है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। ठीक है, ये बहुत पुराना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेज शो रामलीला ऑर्गेनाइज एवरी ईयर एट द दिल्ली कन्वेज द मैसेज ऑफ गुड ओवर इवल। देखिए सच्चाई की जीत हमेशा होती है, यानी कि अच्छाई पर सच्चाई की जीत। ठीक है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत जो है उसका मैसेज देने के लिए रामलीला का शो हर साल दिल्ली में करवाया जाता है। मैंने आपको भी बताया ना, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो उसमें जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाना हो, ठीक है, उसके लिए शो बनाया जाता है। तो आप ये देखिए अभी भी जो रामायण है, रामानंद सागर वाली रामायण अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये कहने का ही मतलब है कि अगर लोगों को कुछ अपना मैसेज देना, कुछ मैसेज देना हो तो वो क्या करेंगे, टीवी शोज़ वगैरह के जरिए, कथा के, नौटंकी के जरिए वो दिखा देंगे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल व्यू। विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैव इवॉल्व। और देखिए तरीका तो वही है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, ये पुराना तरीका था। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो उसमें नए तरीके आ चुके हैं, जैसे दीज इंक्लूड प्रिंट मीडिया, रेडियो। प्रिंट मीडिया मतलब कि अखबारें आ गई हैं। ठीक है, अखबारें, मैगज़ीन आ गई, न्यूज़पेपर मैगज़ीन आ गई है। रेडियो, ठीक है, जिसे आजकल एफएम बोलते हैं। टीवी, फ़ोटोज़, वीडियोस, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया सच एज अ ट्विटर। देखिए ट्विटर भी आ चुका है। ट्विटर, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तरह तरह की चीज़ें आप देखें यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा मास कम्युनिकेशन का तरीका हमारा स्मार्टफोन है। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आजकल टीवी देखने का टाइम कम है, टीवी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल में ही सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है,
तो पहले क्या था, कथा था, नौटंकी था, पपेट शो था, जो लोगों तक अपनी बात को कहता था। आजकल क्या है कि आजकल टीवी है, इंटरनेट है, इसके ज़रिए है लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस एंड प्रिंट मीडिया। देखिए, प्रेस एंड प्रिंट मीडिया क्या देखते हैं। प्रिंटिंग वाज स्टार्टेड इन 1439 1439 बाय जोहान्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, जो प्रिंटिंग प्रेस है किसने बनाई थी, ठीक है, नाम लिखा हुआ जोहान्स गुटेनबर्ग ने, जर्मनी के थे रहने वाले, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी 1439 में। द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेशन वाज रेवोल्यूशनाइज्ड एज द प्रिंटेड मटेरियल कुड बी सर्कुलेटेड अमंग द मासेस। देखिए, इन्होंने कम्युनिकेशन की लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो ये बहुत क्रांतिकारी, बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, तरीका साबित हुआ था। बिफोर द एडवेंट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग पीपल यूज टू राइट ऑन रॉक्स। देखिए, पेपर पर प्रिंटिंग से पहले लोग किस पे लिखते थे, लोग चट्टानों पे लिखते थे, पाम लीव्स, स्टोन, पत्थरों पर लिखते थे। ठीक है, पेड़ के पत्ते या पेड़ की जो छाल है उस पर लिखते थे। ठीक है, ये पहले कहाँ पे आपने देखा होगा, एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, वहाँ पे आपको जो चीज़ लिखी दिखाई देंगे वो गुफा के अंदर है, गुफा के ऊपर है, सॉरी गुफा के अंदर है, पत्थरों के ऊपर है। ठीक है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वहाँ पे, पेड़ों की छाल पे जो लिखा होगा। ठीक है, यानी कि पहले लोग पेड़ों की छाल पे, पत्ते पे, पत्थरों पर लिखे करते थे। तो उसके बाद तरीका है, देखिए, रेडियो का। रेडियो क्या है, कंसीडरिंग द ह्यूज रीच ऑफ द रेडियो इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए मीडियम फॉर एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग एंड एंटरटेनिंग द पब्लिक। अब देखिए, जो रेडियो के ज़रिए क्या है कि लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। ठीक है, एंटरटेन किया जा रहा है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप देखिए, एफएम लगा के देखिए तो वहाँ पे आपको कई सारी नॉलेज मिल जाएंगी, है ना। रेडियो कनेक्टिविटी इज़ अवेलेबल इन रिमोट विलेज एज वेल। देखिए, रेडियो कनेक्टिविटी आजकल हर एक गाँव में भी पहुँच चुकी है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेडियो क्लब एट कलकत्ता इन 1923 मार्क द अराइवल ऑफ रेडियो इन इंडिया। अब देखिए, जो रेडियो का जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो रेडियो क्लब कलकत्ता में 1923 में पहली बार हुआ था। ठीक है, जो रेडियो क्लब है कलकत्ता में पहली बार 1923 में जो रेडियो इंडिया में आया था। इनकी इंडिया में रेडियो कब आया था, 1923 में। ठीक है, इसकी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, 1927 में। यानी कि रेडियो जो है वो 1923 में इंडिया में आ चुका था, कलकत्ता में। तो ब्रॉडकास्ट यानी कि इसमें जो चैनल थे वो शुरू किए जा चुके थे 1927 में। 1936 में क्या है, ये इसका नाम जो है बदल के ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। ये मैंने अपने कम्युनिकेशन पार्ट 3 में फ्रेंड सब कुछ करा चुका हूँ। ये वाला जो मास कम्युनिकेशन मेरा थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन का, तो वो एक तरह से मास मीडिया सोसाइटी है, बस नाम का फ़र्क है। यहाँ मास मीडिया सोसाइटी है, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन है। बात एक ही है, जब आप मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया सोसाइटी की बात करोगे तो एक ही बात है। ठीक है, ये सब कुछ मैं वहाँ पे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि 1936 में क्या है, ऑल इंडिया जो रेडियो है वो लॉन्च हुआ, जिसे गवर्नमेंट ने रेडियो सर्विस को अपने अंडर कर लिया। यानी कि 1923 में रेडियो आया, 1927 में सर्विस शुरू हुई, ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर करके ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड्स ऑफ द स्टेट प्रेफर टू द एड्रेस द पीपल थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है, वो लोगों को लोगों को रेडियो के ज़रिए क्या है, वो अपना भाषण या लोगों के ज़रिए वो अपनी बात पहुंचाते थे। ठीक है, लोगों को रेडियो के जरिए अपनी बात पहुंचाते थे वो। ठीक है, जब देखिए इंदिरा गांधी ने जब एमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो रेडियो पर उसकी जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फोटोज़ एंड वीडियोज़। फोटोज़ एंड वीडियोज़ कैन बी यूज्ड फॉर शेयरिंग आइडियाज़, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, एजुकेटिंग फॉर मासेस एट्सेट्रा। देखिए, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्या है, अब ये आइडिया, अवेयरनेस, एजुकेट। अब देखिए, आप फ़ोटो देखोगे अपने फ़ोन में, है ना, जो आप फ़ोटो देखोगे अपने फ़ोन में तो आपको वहाँ पे फ़ोटो पे कुछ नेता की फ़ोटो बनाई होती है, जैसे भाषण लिखा होता है उसका। ठीक है, तो आजकल क्या है कि फ़ेक न्यूज़ भी कोई काफ़ी बना देते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोज़ वीडियो से क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो वो तरीका मिलता है।
For example, cigarette packet shows the image of lungs affected due to smoking to educate the masses about its ill effects. देखिए सिगरेट के पैकेट पे एक इमेज बनी होती है जहाँ पे लंग इफेक्टेड, यानी कि जो आपके फेफड़े हैं जो वो इफेक्टेड हो जाते हैं स्मोकिंग करने से। ठीक है, ये क्या है, आपको ये एक फ़ोटोज़ के ज़रिए एक आपको एग्जांपल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्म्स। फिल्म्स आर ए सिग्निफिकेंट मीडियम फॉर एंटरटेनिंग द ऑडियंस. These are a powerful medium and have a wide base of audience. Because of its huge reach, it is a popular medium for educating the masses. People are influenced more by messages conveyed through movies than by lectures or other masses. ठीक है, अब देखिए जो फिल्में क्या हैं, जो मूवीज़ हैं, जो फिल्में हैं, वो बहुत अच्छा तरीका है एंटरटेन करने का, तो मैसेज देने का, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत ही महान पुरुष जो हैं, कोई अच्छे लीडर हैं, जो कोई अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनकी जो जब बायोपिक बनती है, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी बनी थी जिसमें मिल्खा सिंह के बारे में बताया था, तो हमें क्या है कि फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो किसके ज़रिए मिलेगा? फिल्मों के ज़रिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको सम एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। सम ऑफ द रीसेंट मूवी दैट क्रिएटेड ए स्टिर अमंग द मासेस अबाउट सोशल कॉज आर तारे ज़मीन पर, इंग्लिश विंग्लिश, 3 इडियट, पैडमैन एंड टॉयलेट। अब देखिए जो ये फिल्में हैं ये लोगों तक क्या है कि एक ज़रिया है अपना मैसेज देने का। तारे ज़मीन पर क्या बताया था कि जो बच्चा जो है, ठीक है, उसको वो कुछ लिखने में जो लिखता है वो बहुत गलतियाँ करता रहता है। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता, तो उसको जब टीचर आते तो वो देखते हैं कि बच्चे को वो मेंटली कोई डिसऑर्डर है उसमें, कि वो शब्दों को सही से पकड़ नहीं पाता। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जाए तो हर एक बच्चा कामयाब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश विंग्लिश में बताया गया था इंग्लिश का। ठीक है, कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आप देखिए कि हम ये सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें बैड फील होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमें वो तो आती है ना, हमें अपनी राष्ट्रभाषा आती है, हमें गर्व होना चाहिए उसके ऊपर, है ना। आप ये मान के चलिए कि अगर अंग्रेज़ को इंग्लिश आती है तो क्या उसे हिंदी आती है? उसे अपने देश की लैंग्वेज आती है ना, इंग्लिश। अंग्रेज़ को अपने देश की लैंग्वेज इंग्लिश आती है, पर उसे अदर लैंग्वेज हिंदी नहीं आती। ऐसा ही हमें अपने देश की जो लैंग्वेज है हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो हमें नामोशी की फील होती है, हमें बैड की फील होता है, होना नहीं चाहिए। ठीक है, माना कि जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है आजकल, तो हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको गर्व होना चाहिए, आपको अपनी राष्ट्रभाषा आती है। ठीक है, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, ऐसे अंग्रेज़ों को भी बैड फील होना चाहिए कि उसे हिंदी नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश एग्जाम्पल है उस चीज़ का। नेक्स्ट है 3 इडियट्स मूवी में आपको बताइए दिखाया गया है कि आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, जो नहीं लगता है वो मत करिए। ठीक है, बैटमैन में बताया गया है और टॉयलेट मूवी में आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए टॉयलेट मूवी में, बैटमैन आप फिल्म देख लेना, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा। तो टॉयलेट मूवी में बताया गया है कि घर में शौचालय होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना है, इससे आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, तो इससे आपका जो है वो आपको मैसेज भी पहुँचेगा, इन्फॉर्मेशन भी पहुँचेगी। नेक्स्ट है वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द वायरलेस मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन हैव आल्सो इवॉल्व्ड। दीज इंक्लूड वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ब्लूटूथ। अब देखिए जो आपका जो पहले ज़माने में टेलीफोन लगते थे वो वायर से लगते थे। ठीक है, आजकल जो देखिए जो हमारे जो मोबाइल फ़ोन से स्मार्टफोन है वो वायरलेस है। ठीक है, तो उसमें कोई वायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे आप किसी से वीडियो कॉल करनी हो, आपका जो फ्रेंड है फ़ॉरेन में भी बैठा हो तो आपसे वीडियो कॉल कर लेगा। ठीक है, आप उससे वॉइस कॉल कर लोगे, तो जो ब्लूटूथ होता है हमारे फ़ोन में वो क्या है, वो भी वायरलेस है। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिससे हमें इन्फॉर्मेशन जो शेयर हम कर सकते हैं वो वायरलेस तरीके से कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दीज कैन बी यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, फोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। अब देखिए आपको ये क्या है, जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज भेजो, ईमेल से भेजो, तो ये फ्रेंड्स ये क्या है, ये सारी तरीका क्या है कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो, किसी मैसेज रिसीव कर रहे हो, फोटोज़ भेज रहे हो, वीडियो भेज रहे हो, डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। मोबाइल आपका वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, तो इससे आप जो मर्जी मैसेज वगैरह भेज सकते हो। वायर टेलीफोन
connection like or our landline are also used for communicating through mobile phones. The geographical barriers of communication have been removed as we can interact with people at distance play easily. देखिए जब टेलीफोन कनेक्शन होता था तो उसमें क्या था कि कई बार बात करते करते आवाज़ ख़राब आ जाती थी। अगर उसमें वायर ख़राब हो जाए तो आपका कम्युनिकेशन, जैसे वायर की, जैसे आप देखिए कि जैसे टेलीफोन की वायर काट दी जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए, उसके बैरियर को दूर करने के लिए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आए कि ताकि आप दूर बैठे लोगों से भी, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी अच्छे से अपनी बात कर पाओ। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इमर्ज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद, इंटरनेट की खोज के बाद सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक आज लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए सोशल मीडिया आजकल सभी उसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं तकरीबन। इट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल फॉर स्प्रेडिंग मास अवेयरनेस एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। सम ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इंक्लूड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ठीक है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये मैसेज पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी बात कहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप देखोगे ना, ट्विटर पे देखो इसने, इस एक्टर ने, इस पॉलिटिशियन ने इसको ये कह दिया, इसने वो कह दिया, तो आपको ये इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। फेसबुक पे आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर लोगे, व्हाट्सएप पे कर लोगे, ये सारी चीज़ें। यूज़र कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल, इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड इवन स्ट्रेंजर, मेक न्यू फ्रेंड्स एंड बिल्ड कनेक्शंस, शेयर फोटो एंड वीडियोस, लाइव स्ट्रीम वीडियोस एट्सेट्रा। अब देखिए कि आपको यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, आपको पता ही है, तो आप लोगों से, अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट होते हो, उससे बातचीत करते हो, जो लोग आपको नहीं जानते उससे ही बात करते हो, ठीक है। यूट्यूब भी मास मीडिया का, जो यूट्यूब भी जो इसका है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ये वीडियो देख रहे हो, सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हो। आजकल जो एजुकेशन है वो तकरीबन यूट्यूब से भी की जाती है, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस दी जाती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है सोशल मीडिया के अंदर आती हैं। सोशल मीडिया कैन बी यूज इन वेरियस वेज डिपेंडिंग on what the user wants. Business people can use it to expand their customer base by online advertisement and campaigning. Educator can use it to share educational content. Government can use to promote its program and create awareness etc. देखिए अब होता क्या है कि जो बिजनेस पीपल है वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। आप देखिए कि आप अमेज़ोन पे कोई चीज़ को सर्च करोगे तो आप उसको खरीदोगे नहीं, तो आप देखोगे कि जैसे आप यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी खोलोगे तो आपको वही ऐड अमेज़न के वहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पीपल है, तो कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए वो अपनी ऐड यहाँ पे करवाते हैं। अब यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे आपको वहाँ पे ऐड मिल जाएगी, ठीक है। एजुकेटर जो है, जैसे हम एजुकेटर है तो हम एजुकेशनल कंटेंट, जैसे ये एजुकेशनल कंटेंट है आपको शेयर करने के लिए यूट्यूब का जो सहारा ले रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, इलेक्शन का प्रमोशन करना हो, तो वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब हम करते हैं मास मीडिया जो सोसाइटी हमने पढ़ा है इसको हम शॉर्ट समरी में समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देख फ्रेंड्स, मास मीडिया सोसाइटी की हम समरी यहाँ पे करते हैं। मास मीडिया प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। आपको पता है कि जो मास मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन में। Millions of people watch TV and read newspaper in their free time. Most of people can't do without a newspaper in the underground or during the lunch break. अब देखिए कि कुछ जो लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो टीवी और न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं अपने फ्री टाइम में, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि विदाउट न्यूज़पेपर के रह नहीं सकते, ठीक है। द रेडियो इज TV also dominates the life of most of the time. It is also a habit which impossible to resist. देखिए जो टीवी है वो हमारी ज़िंदगी का, टेलीविज़न जो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना बहुत सारा समय बिताते हैं, तो इस हैबिट को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। देखिए क्योंकि अगर आपको टीवी पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आपकी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा बन जाएगा। द रेडियो इज़ टर्न ऑन मोस्ट ऑफ टाइम क्रिएटिंग ए परमानेंट बैकग्राउंड नॉइस। So mass media become a very important role, a part of our life. देखिए जो रेडियो है,
ठीक है। जब वो आया था वो काफ़ी समय तक चला, ठीक है, तो काफ़ी समय तक चला, तो इसमें भी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, ठीक है, सुनने को मिली, क्योंकि रेडियो में इन्फॉर्मेशन आपको जो सुनाई देती है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचाई जाती थी पहले। मास मीडिया डिनोट्स ए सेक्शन ऑफ द मीडिया स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। देखिए मास मीडिया क्यों बनाया गया है कि ताकि बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचाया जा सके। The term was coined in 1920s with the advent of nationwide radio networks, mass circulation newspaper and magazine। देखिए ये टर्म मास मीडिया सोसाइटी कब आई थी? 1920s में आई थी कि रेडियो के ज़रिए, ठीक है, न्यूज़पेपर के ज़रिए, मैगज़ीन के ज़रिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाए। However, some forms of media such as books and manuscripts had already been in use of centuries। देखिए बहुत समय से बुक्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे शताब्दियों से, सेंचुरी से बहुत इस्तेमाल की जाती है। यानी कि ये तो है नहीं कि अभी जो टीवी रेडियो आया है कि इससे पहले कोई मास मीडिया का साधन नहीं था, तो अपने अपने समय में हर कोई मास मीडिया का साधन था, ठीक है। जैसे पेपर पे लिखा जाता है आजकल, पहले पेड़ों की छाल पे, ठीक है, तो पत्थरों पे लिखा जाता है, तो वो भी लोगों को बताया जाता है लिख के, ठीक है। Mass media can used for various purpose, advocacy, both of business and social concern. This can include advertising, marketing, propaganda, public relation and political communication। देखिए मास मीडिया जो है आजकल क्या है, बहुत बिजनेस के लिए और सोशल कंसर्न के लिए, दोनों के लिए अहम हिस्सा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यूट्यूब पे आपको ऐड दिखाई देगी, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह आपको ऐड दिखाई देगी, ठीक है। तो होता क्या है कि मास मीडिया का यूज़ आजकल बिजनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्शन का जो प्रचार करना हो, ठीक है, इलेक्शन प्रमोशन करनी हो, तो यहाँ पे हो जाती है। वो बिजनेसमैन ने अपने कोई ऐड करनी होती है तो वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल अपने टेलीफोन वगैरह में भी, इसलिए। एंटरटेनमेंट ट्रेडिशनली थ्रो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिंग, द म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स अलॉन्ग विद लाइट रीडिंग। देखिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट हो रहा है, ठीक है। तो पुराने समय में क्या था, ये तो है नहीं कि पुराने समय में एंटरटेन कुछ है नहीं था। देखिए पुराने समय में भी एक्टिंग थी, म्यूज़िक से, स्पोर्ट था, तो इसके ज़रिए क्या है, रीडिंग के ज़रिए क्या है कि आपको जो चीज़ें बताई जाती थी, ठीक है। सिंस द लेट 20th सेंचुरी आल्सो थ्रू वीडियो एंड कंप्यूटर गेम। देखिए 1920 में की बात करें तो यहाँ पे ऐसा था। अब हम 20वीं शताब्दी की बात करें, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पे आपको वीडियो के, कंप्यूटर गेम्स के जरिए आपको जो चीज़ें आई थी उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। जर्नलिज्म इज़ द डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट इवेंट्स, ट्रेंड्स, इशू एंड पीपल। देखिए जर्नलिज्म यानी कि जर्नलिज्म क्या होता है कि जिसके जो न्यूज़पेपर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके ज़रिए हमें जो न्यूज़ दी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, तो जो इशू है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर